देखिए, आज हम पढ़ने वाले हैं हम लोग यूरोपियों के आगमन में अंग्रेज। इसको अच्छी तरह से समझना है कि कहाँ से कैसे आए और कैसे कैप्चर किए, कहाँ कहाँ आकर कोठी बनाए, क्या उस समय की स्थितियाँ थी, क्या परिस्थितियाँ थी। ठीक, तो समझिएगा कि 1600 ईस्वी में भारत में शासन चल रहा था अकबर का। भारत में किसका चल रहा था? अकबर का। उधर ब्रिटेन में चल रहा था एलिजाबेथ प्रथम का। बात समझ रहे हैं? तो वहाँ की कंपनी, मतलब ब्रिटेन की जो कंपनी थी, एलिजाबेथ प्रथम ने 31 दिसंबर 1600 को एक अधिकार दिया था 15 वर्षों के लिए। ये याद रखिएगा, 15 वर्षों के लिए, मतलब पूरब के साथ व्यापार करने का एक कंपनी को अधिकार दिया था। ये डेट याद रखिएगा, 31 दिसंबर 1600 को। देने वाला कौन है? एलिजाबेथ प्रथम, महारानी थी। ठीक, अब हुआ क्या कि इसके बाद 1605 में अकबर की मृत्यु हो गई। बात समझ रहे हैं? इधर 1603 में एलिजाबेथ की मृत्यु हो गई। उसके बाद भारत में बना शासक कौन? जहांगीर। और 1600 ब्रिटेन में कौन बना? जेम्स प्रथम। बात समझ रहे हैं? तो इन लोग को पता नहीं था कि अकबर की मृत्यु हो गई है और जहांगीर राजा बन गया है। ये एक अधिकार देने वाले कंपनी को एलिजाबेथ प्रथम 1603 में मर गई। ठीक, तो हॉकिंस तो जो था ब्रिटेन के राजा जेम्स प्रथम अकबर का नाम का लेटर लेकर जहांगीर के दरबार में पहुंचा। पूछता है, देख रहे हो क्यों? क्योंकि जेम्स प्रथम, इन लोग को पता था कि शासन अकबर के हाथ में है, तब तक तो मर गया 1605 में। इधर तो जेम्स प्रथम का लेटर लेकर, अकबर के नाम का लेटर था वो, और जहांगीर के दरबार में पहुंचा। समझ रहे हैं? ये ऐसे एक टर्निंग पॉइंट है कि जहांगीर, जो हॉकिंस आया था पहला आने वाला अंग्रेज, वो हॉकिंस जो लेटर लेकर आया था मुगल दरबार में, वो अकबर के नाम का लेकर आया था। बात समझ रहे हैं? उस दरबार में किसके पहुंचा? जहांगीर। स्थितियां क्यों समझ रहे हैं? क्योंकि इन लोगों को पता था कि अकबर में था, पत्राचार का उतना सुविधा था नहीं, तो ये नाव से आया, आते हुए ये 1608 ईस्वी में ये जहांगीर के दरबार में। तो ये बात लिख दीजिए कि 1608 ईस्वी में यहाँ पे कौन आया? 1608 में हॉकिंस जेम्स प्रथम का पत्र, जेम्स प्रथम का पत्र लेकर, अकबर के नाम का पत्र लेकर, जेम्स प्रथम का पत्र अकबर का नाम का लेकर, अकबर के नाम का लेकर, किसके? जहांगीर के दरबार में पहुंचा। समझ रहे हैं? यानी जो पहला अंग्रेज भारत आने वाला था, कौन था? आधिकारिक तौर पर। बस समझ रहे हैं? आधिकारिक तौर पर कब समझ रहे हैं? कि वहाँ की राजा द्वारा भेजा गया। ऐसे भी उसके पहले ऐसे नहीं था कि अंग्रेज नहीं आते थे। समझ रहे हैं? व्यापार के दृष्टिकोण से चाहे ऐसे भी वो अंग्रेज परिचित थे। बात समझ रहे हैं? तो अगर पूछे कि पहला आने वाला आधिकारिक तौर पर, तो ये लेटर ना है वहाँ के राजा की तरफ से आया है ये, तो गिनती में यही होगा। बात समझ रहे हैं? जैसे मान लीजिए हमारे यहाँ आप जा रहे हैं, नेपाल घूमने जा रहे हैं, चाहे कहीं भी जा रहे हैं, मगर आप भारत सरकार का प्रतिनिधि बन के जाइएगा तो वो काउंट में आएगा। इस तरह उसके पहले कसहूँ घूमते रहिए, कोई लेखा जोखा नहीं है। तो पहला आने वाला अंग्रेज कौन है? कैप्टन हॉकिंस 1608 ईस्वी में। तो किसका लेटर लेकर आया था? कंफ्यूज मत होना, एलिजाबेथ प्रथम खाली कंपनी को ये एक अधिकार दी थी।
जेम्स प्रथम का लेटर लेकर किसके नाम का? अकबर के नाम का। किसके दरबार में पहुंचा था? जहांगीर के। ये स्थितियां क्यों हुई समझ में आ गया। अब देखिए ये सब पहले स्टडी कर लेता था, ठीक, कि हम जा जहाँ रहे हैं, आप भी जहाँ जाइएगा ना, अगर अधिकारी हो जा रहे हैं तो आपको ये मैप वेप क्यों पढ़ाया जाता है? मैप, वहाँ का नक्शा, वहाँ के कल्चर, वहाँ की संस्कृति, वहाँ के लोग, वहाँ के निवासी, आप देखते हैं क्यों पढ़ाया जाता है? इसका क्या उद्देश्य है? उद्देश्य ये है ना कि आप अगर अधिकारी हो जा रहे हैं, अचानक से आपको किसी जिला में भेज दिया जाए तो आपके पास एक ही दिन है। अब उसके अंतर्गत आपको कल जाकर पदभार संभालना है, उसके पहले आपका रोड मैप, कहाँ से क्या कनेक्टिविटी है, कहाँ से क्या है, ये पता होना चाहिए। यहाँ के कौन दबंग आदमी है, कौन धनाढ़ है, किस तरह के वर्ग रहते हैं, यहाँ का पॉपुलेशन क्या है, डेंसिटी क्या है, मुस्लिम कम्युनिटी कितना है, हिंदू कम्युनिटी कितना है, क्या एरिया है, ये मतलब पोस्टिंग होने के पहले आपको पता होना चाहिए, तब जाके आप पदभार संभालिएगा। नहीं तो अचानक किसी के जिले का एसपी बन जाइए, चाहे डीएसपी बन जाइए, और डीएम आपको कुछ पता है ये नहीं कि रोड कहाँ है लो, पते आपको पते करने में आपको लोग लेकर घुमाएगा। इसलिए ये सब पहले पता कर लेता था कि वहाँ का राजा जो था, ये भी तो ये नहीं था। अब हॉकिंस को ही भेजने के पीछे वहाँ के कारण था। क्यों हॉकिंस को भेजा गया? हॉकिंस को इसलिए भेजा गया ना कि यहाँ को सब पता होता किया होगा कि ये द्विभाषी था, मतलब दो भाषा बोलता था। बात समझ रहे? तुर्की बोलता था, फारसी बोलता था, अंग्रेजी बोलता था, मतलब ये भाषा का अच्छा था, अच्छा डिप्लोमेट था। ये किसी को भी नहीं भेज सकते ना कि जो बात करने में सुविधा जाने, बातों को समझे, राजा के अनुसार बतियाए। ये नहीं कि वो बोल रहा है फारसी में, आप बतिया रहे हैं इंग्लिश में, कम्युनिकेशन नहीं होगा, रिश्ते नहीं बनेगा। तो ये था द्विभाषी। अब बहुत एक्सपर्ट आदमी था ये, ठीक। ये जो बात किया ना जहांगीर से, वो जहांगीर प्रभावित हो गया फारसी उर्सी में, और इसको किंग का नाम उपाधि दिया है, उपाधि क्या दिया? ये इंग्लिश खान। जैसे फारसी ओर से सुना ना तो कहा कि यार तो ये इंग्लिश खान है, ये अंग्रेज से आया है, मतलब प्रभावित हो गया। एक तो गोरी चमड़ी, ऊपर से फारसी, उसका जबान बोल रहा है, इंग्लिश खान। आप प्रभावित हो गया, पर क्योंकि वहाँ तो चाहिए ना जी। तो ये दरबार में पहुँचा, और हॉकिंस जो था ये क्या था? एक द्विभाषी था। द्विभाषी था। किस किस भाषा का जानकार था ये? अंग्रेजी तो जानता ही था, तुर्की भी जानता था, फारसी भी जानता था। तो इससे प्रभावित होकर जहांगीर ने क्या किया? इंग्लिश खान की क्या दी? उपाधि दे दी कि ये तो इंग्लिश खान है। बात समझ रहे हैं? अब एक और बात किया ये, ठीक, कि इसने बात किया कि आप एक कोठी बनाने का हम लोग को परमिशन दे दीजिए कि हम लोग कोठी बनाएं। बात समझ रहे हैं? तो ये जो प्रभावित था ही, और इसको अपने दरबार में मनसब भी दे दिया जहांगीर। मनसब वो एक समझिए कि मुगल दरबार में ओहदा था, पद था। बात समझ रहे? जैसे बाहर का कोई आए, यहाँ का कोई पद दे दिए, कोई हम अधिकारी बना दिए, इस टाइप का। बात समझ रहे हैं? तो कितना का मनसब दे दिया? 400 मनसब दे दिया। और क्या किया? 400 का उसका ग्रेड है ये, 400 मनसब प्रदान किया। और सूरत में कोठी बनाने की अनुमति मिल गई थी। सूरत में कोठी बनाने की अनुमति मिल गई। ये इतना काम कौन कर लिया जी? हॉकिंस कर लिया, ठीक। अब देखिए, और ये इन 3 वर्षों तक रहा, ठीक, और ये वहाँ से चला गया। मतलब उसके दरबार में, मतलब अंग्रेज़ों के मुगल दरबार में ये 3 वर्षों तक रहा, उसके बाद ये चला गया। क्लियर हुआ यहाँ तक कि आया कौन? हॉकिंस आया, 1608 ईस्वी में आया। किसके नाम का लेटर लेकर आया था? किसके दरबार में पहुँचा? जहांगीर के ना। ये अपने भाषा से अच्छी तरह पकड़ रखता था, डिप्लोमेट था। उसने प्रभावित होकर इंग्लिश खान की उपाधि दी, 400 मनसब और 3 वर्षों तक रहा, ये चला गया। यहाँ तक क्लियर हो गया।
अब देखिए इधर जब सूरत में यहाँ पे बैठे हो तो सूरत में एक घटना आएगी कि सूरत में जो है जब कोठी बनाने के दीजिएगा तो वहाँ तो पहले से कौन कैप्चर है, 2 गो आ चुके हैं, कौन कौन हैं, फ्रांसीसी आए हैं, पुर्तगाली और डच। तो आपको क्या लगता है कि जहाँ किसी का एकाधिकार हो और दूसरी कंपनी आ जाए तो छोटे मोटे घटना है, ठीक, तो वहाँ उन लोग को भी संघर्ष होगा कि नहीं? तो पुर्तगालियों से यहाँ संघर्ष हुआ, वो आप लोग को अभी पता नहीं होगा, आप इतना ही जानते हो। तो सूरत में कोठी स्थापित करने के पहले कैप्टन हॉकिंस जो था, सूरत में अनुमति में बहुत ज़्यादा तक असफल रहा, ये सफल नहीं असफल प्रयास किया, ये सूरत में असफल रहा। क्या रहा? असफल रहा। मतलब सूरत में, क्योंकि यहाँ पुर्तगालियों का एकाधिकार पहले से था। तो अब मुगल दरबार में हम बताए थे कि एक तो दरबार है, वहाँ शहंशाह है और छोटे छोटे प्रांतों का सूबेदार होते थे ना, वहाँ का प्रशासन उन्हीं के हाथ में रहता था। तो हुआ क्या कि कैप्टन मिडिल्टन, कैप्टन कौन? मिडिल्टन। यहाँ की घटना है कि यहाँ 1608 ईस्वी में कैप बनना चालू हुआ, फिर यहाँ विरोध हुआ तो रोक लगा। आप लोग को ये कन्फ्यूजन पता होगा कि अगर पहली कोठी कहाँ डाले थे अंग्रेज? नहीं, बनकर कहाँ तैयार हुआ? बनकर कहाँ तैयार हुआ? देखो यहाँ से एगो घटना है, यहाँ पे सूरत पर डाला, 1608 में डाला, बात समझ रहे हो? विवाद हो गया, काम रुक गया, समझ रहे हो? तब ये सब मुसलीपट्टनम में डाला 11 में, और वो बनकर 11 ही में तैयार हुआ। इसके बन जाने के बाद ये तैयार हुआ। तो अगर ये पूछे कि अंग्रेजों ने मतलब बनकर तैयार कहाँ हुआ पहली कोठी? मुसलीपट्टनम, ये कन्फ्यूज कर देता है। अब यहीं पे द्वंद्व वाला बात है, डाला गया था सूरत में मगर वर्किंग नहीं था, विवाद हो गया था, तो जहांगीर ने रोक लगा दिया था कि अभी आप लोग मत बनाइए। अनुमति मिल लगा मगर रोक लग गया, समझ रहे हैं ना बात को? तो बनकर तैयार हुआ जो मुसलीपट्टनम में तैयार हुआ, वर्किंग में। अगर ऐसे पूछे कि दूसरी कोठी, तो मुसलीपट्टनम, क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, ठीक। अब यहाँ की घटना पहले देख लीजिए। यहाँ की घटना 1608 ईस्वी में यहाँ जो है, ठीक, कितना, ये सूरत वाला है इलाका, 1608 में, ठीक। ये सूरत में डाला अपना, मगर वहाँ विवाद हुआ जिसकी वजह से रुक गया, ठीक। तो विवाद में क्या हुआ कि 1611 ईस्वी में मिडिल्टन एगो था अंग्रेज, ठीक, मुगल गवर्नर से सर्वपल्ली सूरत में कंपनी का अनुमति ले लिया, ठीक। 1608 में रोक लग गया, ठीक। 1611 में मिडिल्टन, ये क्या है? अंग्रेज है, ठीक। इसने मुगल दरबार नहीं, मुगल सूबेदार, मुगल सूबेदार से अनुमति ले लिया कि हम लोग कंपनी खोलना चाहते हैं, क्योंकि प्रशासन यहाँ का किसके हाथ में है? मुगल सूबेदार के हाथ में है। तो अब वहाँ जब करेगा तो वहाँ पहले से पुर्तगाली थे, ठीक। तो पुर्तगालियों के बीच अंग्रेजों के बीच संघर्ष हुआ। यहाँ पहले से कौन थे? पुर्तगाली और अंग्रेज। यहाँ पे अनुमति के बाद पुर्तगाली थे और इधर अंग्रेज थे। अंग्रेजों के तरफ से ये पूछता है क्वेश्चन, वहाँ पूछा, मिला है कि नहीं आप लोग को? अंग्रेजों के तरफ से था थॉमस वेस्ट, ठीक, थॉमस वेस्ट, ये ध्यान रखना, ये थॉमस वेस्ट पूछा हुआ क्वेश्चन है बीपीएससी का, ठीक। अंग्रेजों के तरफ से कौन लड़ रहा था? थॉमस वेस्ट। और पुर्तगाली की तरफ से था कोई, ठीक। इन दोनों के बीच युद्ध हुआ सर्वपल्ली नामक स्थान पर, जो सूरत के नजदीक है। इन दोनों के बीच क्या हुआ? युद्ध हुआ सर्वपल्ली नामक स्थान पर। ये कहाँ है? सूरत के नजदीक है, सूरत के नजदीक।
क्लियर हुआ बात, समझ में आया कि नहीं इतना? इस सूरत के नज़दीक है, सर्वपल्ली नामक थॉमस वेस्ट था। यहाँ कैप्टन मिडिल्टन ने, इसका भी नाम पूछता है। आप लोग सब जानते हो ही वाला ना, जहांगीर, थॉमस वेस्ट, ये सब जानते हो, बात समझ रहे हो? ठीक, तो ये जो है तो पूछेगा हई, क्योंकि वो एग्जामिनर जानता है कि ये सब रटा हुआ है। ठीक, तो मिडिल्टन, थॉमस वेस्ट, यहाँ से युद्ध हुआ, जिसके बाद यहाँ पे पुर्तगालियों का एकाधिकार समाप्त हो गया। एकाधिकार मतलब मोनोपोली चल रहा था इस वाले बेल्ट में, इस वाले इलाके में, बात समझ रहे हैं? इससे बाद क्या हुआ? पुर्तगालियों का एकाधिकार समाप्त। पुर्तगालियों का लिख दे रहे हैं, ऐसे ही लिखते जाइए। पूछ देगा अधिकार समाप्त कि पुर्तगालियों का एकाधिकार समाप्त करने वाला कौन अंग्रेज था? थॉमस वेस्ट। हाँ, ये वाला इलाका कहाँ? ये सूरत वाला पे लिख लिए, इतना मिटा दे अब कुछ है। मिटा दें, क्लियर? दो घटना अभी तक हम बताए हैं आपको। पहली घटना ये, हाँ, दूसरी घटना ये। क्रम वाइज याद रखिएगा, नहीं तो ये मिस्टेक होने का चांस है, बड़ा फंसाऊ है ये। है दो घटना, पहली घटना है ना कि अकबर के दरबार में आने वाला ये कौन? हॉकिंस। दूसरी घटना ये कैप्टन मिडिल्टन और थॉमस वेस्ट, पुर्तगालियों का एकाधिकार समाप्त। तीसरी बात बोले थे कि यहाँ की चालू हुआ था, 8 में चालू किया, कंपनी के कोठी बनाने का स्थापना कर दिया, मगर रुक लग गया इसी विवाद के चलते, बात समझ रहे हैं? फिर 11 में ये दरबार में कैसे कैसे गुलामी उलामी करके यहाँ से सब ले लिया। तो पुर्तगाली पहले से वहाँ थे, तो उनमें तो विवाद होना तय है, तो विवाद हुआ, उसके बाद युद्ध हुआ, एकाधिकार समाप्त हुआ। तब तक उधर ही डाल दिया था, मुसलीपट्टनम में कोठी डाल दिया था, समझ रहे हैं? ऐसे तो सब किया है। ठीक, मिटा दे। अब देखिए, ये पूरा मिटा दे रहे हैं, ये सब मिटा दे रहे हैं। क्या ज़्यादा लिखना है? अब देखिए, एगो तो पूछ देगा कि पहला आने वाला अंग्रेज कौन है? हॉकिंस। ठीक, दूसरा पूछ दे तब दूसरा कौन है? थॉमस वेस्ट। बट और टॉमस रो। आने वाला का मतलब समझ रहे हैं? वो आधिकारिक तौर पे आए वहां के। आने वाला आप मतलब समझ रहे हैं कि पैदल चल दिया। आधिकारिक तौर पे जो आए, बतौर वहां से पॉइंट होकर वहां का राजा, वहाँ का प्रशासन भेजे, ये इसको गिनिएगा आने वाले में। नहीं तो आने वाला मतलब का पैदल चल दिए, बात समझ रहे हैं? इस वाला की तरह नहीं। तो चाहे वो वर्कर आए उसके साथ, चाहे उसके साथ साथी आए, चाहे कंपनी के कार, उसको नहीं गिनना जाता है। मेन गिना जाता है किसको? जिसके नाम से वो आ रहा है, बात समझ रहे हैं? जैसे अभी भारत में है, युद्ध जीतिएगा चाहे हारिएगा, नाम आएगा किसका? सेनाध्यक्ष का। लड़े तो सैनिक भी होंगे, सैनिक का नाम कहाँ आता है? समझ रहे हैं? किसी युद्ध में सैनिक का नाम, जो लीडर होता है उसी का नाम आता है, उसी को पढ़ते हैं। और लड़े तो हजारों सैनिक होंगे। उसी तरह अगर व्यापार करने कोई आ रहा है तो जिसके नाम से है, जो आधिकारिक है, मेंबर है, जो उसका अध्यक्ष है, उसी का नाम काउंट होगा। ऐसा थोड़ा है कि अकेले आया होगा। क्वींस भी आया होगा तो अकेले तो आया नहीं होगा। आपको क्या लग रहा है अकेले आ गया है का? उसके साथ उसका दल होगा ना जी। तो दूसरा आने वाला सर टॉमस रॉ। पहला आने वाला कौन था? पहला तो बता दिया हॉकिंस। हाँ, क्लियर? दूसरा आने वाला कौन है? सर टॉमस रो। ये आया मतलब आधिकारिक तौर पर। ठीक, 1615 में आया। ये कब आया? 1615 में ये आया। ये भी तेज तराक था। ठीक, इसने क्या किया कि अनेक कोठी
और व्यापारिक छूट प्राप्त कर लिया। मतलब इस तरह से वो सब भेजता था ना वहाँ से, जो अपने तेज तराम डिप्लोमेट आदमी हो, लोगों को छोटी छोटी बातों को समझे। मोटा मोटी पढ़ा लिखा आदमी जानते हो करता क्या है? कुछ नहीं करता है। पढ़ा लिखा अनपढ़ में क्या अंतर है? अब बताओ। अनपढ़ बोलता, पढ़ा लिखा, ये बहुत हद तक सही नहीं है, मगर 95% सही है। सबसे इंपॉर्टेंट बात होता है ना, सबसे इंपॉर्टेंट बात पढ़ा में अनपढ़ में देखिएगा ना, अनपढ़ आदमी ना मोटा मोटी काम पर ध्यान देता है, मोटा मोटी जो बड़ा बड़ा काम हो। अब पढ़ा लिखा ना माइनर माइनर छोटा से छोटा बात पर ध्यान दे रहा है। जैसे मिस्त्री में भी देखिएगा ना, अगर लेबर मिस्त्री है तो एक वो है जोड़ने वाला, ठीक, वो खाली ईंटा पे ईंटा रखना जानता है, ठीक। और एक वो है जो नक्शारी करेगा बैठकर, उसके लिए पेशेंस चाहिए, मतलब कढ़ाई करेगा, उस पर डिज़ाइन बनाएगा, उसका देखिएगा ज़्यादा होता है। वही अंतर है, छोटे छोटे बात पर ध्यान देता है आदमी और थोड़ा सा प्लान आगे करके सोचता है पढ़ा लिखा आदमी। अनपढ़ आदमी ना मोटा मोटी, जैसे मैनेजमेंटे करना है ना, ठीक, तो मैनेजमेंट करना है किसी का, जैसे शादी विवाह का मैनेजमेंट है, तो पढ़ा लिखा आदमी बढ़िया से सोचेगा कि कैसे क्या सजाएंगे, मतलब जो करने के पहले ना पूरा उसके दिमाग में खाका रहेगा कि कैसे क्या करना है। अनपढ़ होगा, उसको कुछ बुझाएगा नहीं, पहले हई लाएगा, जो बता देगा पहले ई ला दो, पहले ई ला दो, और सारा सिस्टम तहत नहस हो जाएगा। बुझेबे नहीं करेगा कि सिस्टमेटिक ढंग से क्या है, कुछ एथिए नहीं है। ये देखिएगा, जिसका बिगड़ता है ना उसी के लिए बिगड़ता है। उसी तरह अपने जीवन में भी पढ़ा लिखा आदमी छोटी छोटी बातों पर कौन सा बात बोले, कौन सा बात नहीं बोले, इससे क्या प्रभाव पड़ेगा, इससे क्या प्रभाव नहीं पड़ेगा, पढ़ा लिखा आदमी सब सोचता है, एक एक बिंदु पर सोचता है। अनपढ़ आदमी कुछ बोल दिया, अचानक से रिश्ते बिगड़ जाते हैं, तो इस तरह से नहीं बिगड़ जाते हैं, कुछ बोलिएगा बिगड़ जाएगा। बोलने पर और कर्म पर अधिकार होता है पढ़ा लिखा का। नोटिस करना, वो कोई काम ऐसा नहीं करता है, इवन विचारों में भी, बतियाने में भी नाप तौल के बोलेगा, व्यक्तिगत रिलेशन में भी नाप तौल के बोलेगा। समझ रहे हैं? तो इसी टाइप का ये सब था। बस समझ रहे हैं, राजा से क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, कब बोलना है, कितना बोलना है, इस सबको सही से पता था। बात समझ रहे हैं? मतलब लोगों के मन को न जीतना है जी, कि आपसे बात करके आपके मन को जीत ले, खुश हो जाए कि आप हम पर मेहरबान हो जाए, ये चीज़ होना चाहिए। आप बिजनेस में भी देखना, दुकान अगर जा रहे हो ना, तो किसी किसी दुकानदार का आपको बात इतना अच्छा लगेगा ना कि भले 2 पैसा ही महंगा ले, मगर लेंगे सामान इसी के पास से। कौन कौन होगा ना 2 पैसा सस्ता देगा, मगर मन करेगा कि इस चोट्टा के पास से नहीं लेंगे। होता है ऐसा फीलिंग। बात समझ रहे हैं? वही वो कला की बात कर रहे हैं, द आर्ट ऑफ टॉकिंग। बात समझ रहे हैं? आपको वो इतना अच्छा से बोलेगा, आपको पता होगा कि हाँ ये हमसे ज़्यादा ले रहा है, फिर भी आपका मन करेगा कि देंगे इसी को, ठीक, चाहे लेंगे सामान इसी से। बात समझ रहे हैं? नहीं भी कुछ है तो चॉइस भी है, दुकान भी खोल कर रखे हैं आप, तो एक ही सामान यहाँ पे बिक रहा है, मान लीजिए 5 रुपये का, आपके पास भी 5 रुपये का, वो आपके पास क्यों आएगा? मोनोपोली तो है नहीं आपका, आपका व्यवहार ही आकर्षक है। ठीक वही किया था ये सब सर टॉमस रो, ये सब बातों को समझता था, दिमाग से खेल जाता था, ठीक। इसने क्या किया? अनेक कोठी और व्यापारिक छूट प्राप्त कर लिया। अनेक कोठी और व्यापारिक छूट प्राप्त किया। बात समझ रहे हैं? अनेक कोठी और व्यापारिक छूट प्राप्त किया। अब देखिए, अंग्रेजों का अब भाग यहाँ से चमकना चालू होगा और उस सबको चस्का लग जाएगा। क्या चीज़ का? फ्री ट्रेड का। क्या लगेगा? फ्री ट्रेड का। 1632 की घटना याद रखना, ये सब 1632, 1608 में तैबे किया है बेचारा वो सब, ठीक। 32 में गोलकुंडा यहाँ पड़ता है, ये वाला इलाका में, ठीक। गोलकुंडा के राजा से उसने मुसलीपट्टनम वाला क्षेत्र पट्टे पर ले लिया। बात समझ रहे हैं?
1652 में गोलकुंडा के राजा, गोलकुंडा के राजा से क्या किया, मछलीपट्टनम वाला क्षेत्र, ये मछलीपट्टनम वाला क्षेत्र क्या किया, ये 500 रुपया पगौरा प्रति वार्षिक का ले लिया, ये टैक्स फ्री करा लिया। 500 रुपया पगौड़ा, यहाँ से ध्यान रखना पगौड़ा क्या है, इकाई है मुद्रा की वार्षिक। क्या किया, फ्री ट्रेड, मतलब ये सब करार कर लिया राजा से कि मछलीपट्टनम में 500 रुपया हम राजा को टैक्स दे देंगे। बात समझ रहे हैं, आपको व्यापार करेंगे इस क्षेत्र पर हम ना। ये राजा साहब मछलीपट्टनम वाले दे दिए 1632 ईस्वी में। इसको कहा वो सब सुनहरा फरमान। क्या कहा, सुनहरा फरमान। आपको ये मजाक लग रहा है मगर ये है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़। जैसे आप देखियो, आज का ही देखियो, एथी आता है फॉर्च्यूनर ना, चाहे विदेशी कोई कंपनी आए, आज टेस्ला काहे नहीं बिक रहा है। भारत सरकार ने यही कहा कि आप टेस्ला बेचना चाहते हो, ड्राइवरलेस जो गाड़ी है, तो आप आओ यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग करो। बात समझ रहे हो, अब मैन्युफैक्चरिंग करके यहाँ पे बेचो। बात समझ रहे हैं। तो वो जो कौन थे, एलोन मस्क, वो बोले कि नहीं, हम यहाँ नहीं आएंगे, चीन में बनाएंगे और यहाँ बेचेंगे। ये को बात हुआ। तो यहाँ की सरकार सोचा कि अगर यहाँ आकर बना कर बेचेगा तो यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा, चीन में मिला कर बेचेगा, इधर डंप कर दिया। अब कुछ इंटरनेशनल कानून है जिसको रोक नहीं सकते, तो भारत सरकार ने कहा कि ठीक है, आप बेचना चाहते हो तो बेचो, मगर हम जितना का भी बेचोगे ना उसका 100% टैक्स लेंगे। तो अगर 30 लाख की गाड़ी है, 40 लाख की, उसका फैक्ट आ रहा है कॉस्ट, तो इंडिया में बेचोगे तो 80 लाख का हो जाएगा, गाड़िया बिकबे नहीं करेगा। रोक दिया गया। बात समझ रहे हैं। तो अभी तक नहीं आ रहा है। अब किसी को ज़्यादा पैसा हुआ है तो जाकर विदेश से ला है, जैसा ही ट्रांसपोर्ट करोगे आपको जितना का गाड़ी लिए हो उतना का आपको टैक्स देना पड़ जाएगा 100%, तब तो चलोगे इंडिया में टेस्ला पर। इसलिए ये मार्केट जो है उससे बच गया। ये क्या किया है देख रहे हैं, कह रहा है कि 500 रुपया लो, हम अपने देश में, वहाँ से वो बना रहा है का, उसके यहाँ औद्योगिक क्रांति हो चुकी है, माल ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है, उसको यहाँ से बेचना है और यहाँ से खरीद कर ले जाना है मसाला वसाला। बात समझ रहे हैं। कच्चा माल यहीं से खरीद कर ले जाएगा, वो अपने कंपनी में बनवाएगा, कंपनी में बनवा कर यहाँ इनको राजा साहब को 500 पगौरा दे दिया और जो जितना मन किया उतना उसील रहा है पैसा। देख रहे हैं ये फरमान। आज की भारत सरकार में कह दे ठीक कि बस हम फ्री कर दे रहे हैं, हमको 200 रुपया चाहे जितना भी है, 2 लाख रुपया चाहे 2 करोड़ रुपया सालाना दे दीजिए, ठीक, जितना फिक्स कर दे, साल भर आप टेस्ला बेचिए। देख रहे हैं, तो अपना और हाई करके बेचेगा। ये बात हुआ था। तो इसकी चस्का गोलकुंडा में लग गया। बात समझ रहे हैं। अब 16 एक तो ये हो गया। अब 1639 की घटना देखिए। 1639 में, ठीक, 1639 में भी इस सब का एक और कांड किया। यहां ध्यान देना, एक अधिकारी था अंग्रेज। ये क्या था, अंग्रेज अधिकारी था। ये गड़बड़ा जाओगे, इसका नाम थोड़ा सा उल्टा है, फ्रांसिस डे। क्या नाम है, फ्रांसिस डे नामक अधिकारी है। ये अधिकारी है किसका, अंग्रेजों का। फ्रांसिस डे कहेगा तो फ्रांस का मत समझ जाना। फ्रांसिस डे नामक अधिकारी मद्रास यहां पड़ता है। बात समझ रहे हैं। तो मद्रास में ये सब क्या किया कि मद्रास में ये सब पट्टे पर ले लिया 12,000 रुपया पर। अब फैक्ट्री के स्तर से मद्रास में, मद्रास को ये पट्टे पर ले लिया। पट्टे समझ रहे हैं,
1200 रुपया कि 12,000 था, 1200 रुपया था, 1200 रुपया वार्षिक पर आए, वहाँ पे फैक्ट्री और किला बनाया। किला, हाँ समझ में आया। दूसरा काम क्या हुआ 39, अंग्रेज था फ्रांसिस डे मद्रास को पट्टे पर ले लिया और वहाँ क्या बनाया, फैक्ट्री और किला। अब ध्यान दो थोड़ा सा यहाँ पे टर्निंग पॉइंट, पुलिकट में कौन बैठे हैं, हैं पुलिकट में कौन बैठे हैं जी, पुलिकट में बैठे हैं डच, और वहाँ पे उनका किला है कौन सा, गोल्डिया किला। पुलिकट में कौन बैठे हैं, डच, और यहाँ गोल्डिया किला है, गोल्डिया किला है। अभी कौन कौन आए हैं, पुर्तगाली आए हैं। मद्रास में ई ले लिया कोठी, किला बनाया फोर्ट सेंट जॉर्ज, इसके नीचे है मद्रास, देख रहे हैं। अब यहीं पे आएगा मद्रास में ये सब ले लिया पट्टे पर, ठीक, और अंग्रेज आ गया ना, किला बनाया। यहाँ पे क्या नाम था किला का, फोर्ट सेंट जॉर्ज, देखना ध्यान से, फोर्ट सेंट जॉर्ज जो है वो मद्रास में है, और फोर्ट विलियम कलकत्ता में है। यानी मद्रास में ये चंद्रगिरी वाला है, लिख लीजिए मद्रास के चंद्रगिरी, चंद्रगिरी, क्लियर है, समझ में आ रहा है कि नहीं, समझ में आ रहा है कि बोर हो रहे हो, बोर हो रहा है तो कोई बात नहीं ठीक। फ्रांसिस डे मद्रास में चंद्रगिरी के पट्टे पर ले लीजिए और वहां किला बनाया, क्लियर है। अब यहां पड़ता है मुसलीपट्टनम, यहां पड़ता है क्या चीज, पट्टनम। ये बनाया था 1611 में, ठीक। ये अगर कहे तो आप कहिएगा दूसरी है, अगर बन का तैयार हुआ ये पहली। और यहाँ था सूरत में का 1608, 2 जगह मेजर हो गया, ये 3 जगह देख रहे हैं, मुसलीपट्टनम में आ गया, यहाँ भी आ गया, और अंग्रेज आ गया, 3 जगह ये कैप्चर हो गया, ठीक। मुसलीपट्टनम वाला। और सबसे बड़ा इलाका, अब देखिए इसका सबका भाग भी साथ दिया, बात समझ रहे हैं। एक 1661 की घटना देखिए, 1661, ठीक। 1661 में ना ये जो बम्बई वाला इलाका है, ठीक, वो तो दहेज में मिल गया। अब देखिए यहाँ करिए रहा है व्यापार, मुसलीपट्टनम मिला, फ्री ट्रेड मिल गया है, यहाँ पट्टे पर ले लिया, देख रहे हो उस सबको व्यापारी ना था जी, चस्का देख रहे हो कहाँ से लग रहा है। बम्बई वाला ये है बम्बई, बात समझ रहे हैं, ये क्या है बम्बई। अब बम्बई वाला इलाका, सूरत में तो है, ये है बम्बई वाला इलाका, ये वाला इलाका, ये वाला बेल्ट, ठीक, इस सबको मिल गया दहेज में। दहेज में कैसे कि पुर्तगाली राजकुमारी और ब्रिटेन के राजा, पुर्तगाली राजकुमारी, देख रहे हो, अब प्लस ब्रिटेन के राजा का विवाह हुआ। देखो अब ये पुर्तगाली क्यों कर रहे थे, क्योंकि वो देख रहे हैं कि काउंटर करने के लिए ना, कि चलिए ब्याह करे। तो पुर्तगाली जो थी वो राजकुमारी कौन थी, पूछता है, कैथरीन, पुर्तगाली थी कैथरीन। ये राजा कौन थे, चार्ल्स द्वितीय। अब इन लोग के बीच शादी हुआ तो पुर्तगालियों ने कहा ना, हाँ, कि हमारा बम्बई में इलाका है, ठीक, वो हमारा जीता हुआ है, ठीक, आपको दे देते हैं, दहेज में दे दिया सब, किसको, राजा को। तो राजा है
गिफ्ट गिफ्ट, बात समझ रहे हैं? तो गिफ्ट दे दिया तो ये राजा साहब बोले का कि हम वहाँ कहाँ जाएंगे, हमारी एक कंपनी है जो वहाँ उधर व्यापार करती है, वो कंपनियों को देते हैं, अपने सुविधा के लिए इस्तेमाल करेगा। तो ये मिल गया कहाँ, 1668 में ये राजा साहब दे दिए किसको, 1668 में बम्बई को दे दिए EIC को, ईस्ट इंडिया कंपनी को। अब देखो सूरत वाला ये वाला है बेल्ट, देख रहे हो, ये वाला इलाका आ गया हाथ में। इधर तो ये सब ले ये लिया है सब, देख रहे हो, इधर ले लिया, यहाँ फ्री ट्रेड कर रहा है, यहाँ फ्री ट्रेड कर रहा है पगोड़ा पर, मुसलीपट्टनम वाला इलाका में ये वाला इलाका, फिर ये वाला इलाका, और इधर दहेज में मिल गया। यानी इस सब को व्यापारी है, चस्का लग गया किसका, फ्री ट्रेड का। मज़ा है, अगर आप व्यापारी होते ना तो समझ में आता कि फ्री ट्रेड का है, ठीक है। अब सोचा क्या ये सब, ठीक, कि इधर वाले इलाके पर हाथ मारते हैं, बात समझ रहे हैं, किधर, इधर ये बंगाल वाला में मिटा दें, ना तो बंगाल कर देते हैं, बंगाल कर देते हैं, बंगाल, ठीक, मिटा दें, हाँ ज़्यादा नहीं है अब। हाँ देखिए अब क्या किया सोच जी, वो सब बम्बई शहर बसाया, यहाँ पे ये कर दिया, बम्बई शहर ये सब भी बसाया और बंदरगाह बनाया। बम्बई शहर बसाने का श्रेय किसको जाता है? बट गेराल्ड अयंगर, बम्बई लिख लीजिए, शहर बसाया, गोराल्ड किसने, ये पूछता है कि बम्बई शहर किसने बसाया, गेराल्ड अयंगर ना, इसने बम्बई शहर को बसा दिया, ठीक। मतलब जहाँ ज़मीन लेते थे ना, गांव था, वहाँ पे चासा वासा हो जाता था। अरे आज भी हमारा एक मित्र है, ठीक है, वो आज भी शहर बसा देता है, नहीं समझ रहे हो। अब देखो वो करता है क्या, वो हमको देखे क्या करता है। जैसे आज भी शहर बसाने का मतलब हुआ ना कि वो प्रॉपर्टी डीलर का काम करता है, बड़ा सा 4-5 को सब है, ठीक। मान लीजिए चावड़ा है, ठीक, अगर आपको तत्काल कमाना है ना तो चावड़ा है, चावड़ा में वो सब ज़मीन लिया 4-8-10 बीघा मिलकर, ठीक, वहाँ से कंस्ट्रक्शन चालू हुआ, ठीक, फ्लैट बनाना चालू हुआ, रोड मिल गया और 20-30 को बिल्डिंग बन गया, 20-20 तल्ला का, ठीक। अब वहाँ जब बन जाएगा ना तो रोड सब मिल जाएगा, वहाँ लोग रहने लगेगा। तो वो आज कुछ वहाँ सुविधा नहीं है, वो 1 साल के अंदर वहाँ दुकान उकान सब रास्ता वास्ता सब हो जाएगा, क्योंकि वहाँ फ्लैटवा बनाकर बेच देगा। तो समझिए कि 400 परिवार रहने लगा, तो एगो हो गया इलाका, सिंपल। तो कह रहा था कि वहाँ आकर ले लीजिए दुकान उकान, और वह ही फले फिट करके रखता है कि 400 आदमी रहेगा, 400 परिवार रहेगा तो कुछ खाएगा ना, पानी की सुविधा, दुकान की सुविधा, हर जगह जहाँ जहाँ जाकर देखिए, पटना में चाहे दिल्ली में ऐसा ही होता है। आपको जहाँ आदमी रहने लगे वहाँ शहर है, वहाँ सब चीज़ की आवश्यकता होगी। धीरे धीरे मेडिकल खोल लीजिए और किराना का दुकान खोल लीजिए, सब सुविधा खोल लीजिए, तो नए नए क्रिएट भी होता है। कुछ दिन पहले देखिएगा चौड़ा है, वहाँ देखिएगा 400 परिवार रहने लगा, चौड़ा में लेता है, देखिएगा फ्लैट बनाकर, और उसी को ज़मीनवा जब वो बना देगा ना तो उधर का ज़मीनवा हो जाएगा महंगा। उस सबके हाथ में है कि किसको महंगा करना है, किसको सस्ता करना है, और इतना महंगा हो जाएगा कि आप बर्दाश्त नहीं कर पाइएगा। अभी जाकर पटना में इधर देखिए ना, इधर पाटलिपुत्रा साइड कोई नहीं रहता था, आज जाकर देखिए को बन गया कॉलोनी, पाटलिपुत्रा कॉलोनी, उसके बाद देखिए, हाँ बस, तो अभी शहर बस जाएगा। मतलब तत्काल बनाना है, कंपनी को दीजिए 20 तला बिल्डिंग, 20 को खड़ा कर दे, आप फ्लैट बना कर बेच दे, हो गया एगो शहर। तो ऐसा ही सब करता था, ठीक, खाली जगह था। आज भी कलकत्ता देखिए, कलकत्ता का जो फोर्ट विलियम बसाया वो इसी सब का है। तो जाकर देखिए कितना कंजस्टेड है आज वहाँ का ज़मीन, मतलब समझिए हीरा से थी है, मिलेगा नहीं, समझ रहे हो। तो अब ये क्या किया कि सोचा क्या करेंगे हम, मारे हाथ
वहाँ पे। तो अब इस सब को लगा चस्का किसका? फ्री ट्रेड का। तो 1658 ईस्वी में, 1658, यहाँ वाली घटना बम्बई वाला तो 68 वाला है ना, औरंगजेब शासक बना। ये कौन बना शासक? जेब शासक बना। ये तो इसके नेचर के बारे में जानते ही हैं लोग ना। तो शासक ये बना, मगर 68 वाला घटना हो गया इधर। पहले वो सब कहाँ आ गया? सूरत में। उसके बाद मुसलीपट्टनम वाला इलाका मिल गया, और उसके बाद मद्रास ले लिया, इधर 61 वाला ये घटना ना। अब 1680 में ये तो शासक बना औरंगजेब ना, ये मत ध्यान देना। 1680 में ये घटना है जो लिख रहे हैं ना, ये सब सोचा क्या कि औरंगजेब ने वो फरमान निकाला कि आपको 2% चुंगी के अतिरिक्त ना 1.5% जजिया कर लगेगा। ठीक, 2% चुंगी लगता था के अतिरिक्त, हाँ, 1.5% जजिया कर लगेगा। तो ये सब सोचा ना कि हम लोग चुंगी दे ही रहे हैं व्यापार करने के लिए, हम लोग तो इधर जाते नहीं हैं। जजिया कर गैर मुसलमानों पर लगता था, तो ये सब भी मुसलमान नहीं था, तो कानून के हिसाब से ये भी अंडर आएगा। तो सोचा कि हम नहीं देंगे 1.5% जजिया। हाँ, हाई 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 ये खल रहा था उस सबको क्या? हाँ, हाई ये खल रहा था कि हम लोग क्यों दें ना, इससे बचने के लिए। ठीक, क्यों? क्योंकि उस सबको तो यहाँ चस्का लगा है कि वाह फ्री ट्रेड यहाँ भी हो रहा है, यहाँ भी, यहाँ पे 2% चुंगियो दो, ऊपर से जजियो दो। ठीक, तो 1680 ईस्वी में, इसी में ये कलकत्ता में मारपीट किया, सब हाथापाई किया, सब छुटपुट घटना समझ रहे हैं, लूट पार किया कलकत्ता में। कलकत्ता में लूटपाट नहीं करना है तो लूटपाट करेंगे कि ना, हम नहीं देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, सब लूटपाट किया। सेना उन्हें रखा ही था, करने वाला था कौन? जॉब चाइल्ड। ये चाइल्ड था, चाइल्ड जैसा बचकाना हरकत किया था। जॉब चाइल्ड इसने किया। ये जब किया ना, ये खबर चला किसको? औरंगजेब को। कहा कि अरे इतना हिम्मत, उठा औरंगजेब, हाँ आया, बड़ा मार मारा, भागा देगा, भाग यहाँ से। इतना हिम्मत करेगा औरंगजेब के सामने। उठा अंग्रेज औरंगजेब, इस सबको कलकत्ता से मार और कर भगा दिए। भागता था, फुलटा द्वीप पर चला जाता था सब। ठीक, माफी उफी मांगा, ये सब बात समझ में आया। कहा कि नहीं रहने देंगे, तुम लोग इतना बाहर का होकर इतना बतियाएगा। बड़ा मार के भगा दिया तत्काल। तो तत्काल सब पीछे हट जाता था ना। अंग्रेज ऐसा फुलटा द्वीप पर भाग गया, फुलटा द्वीप पर भाग गया। हाँ, फुलटा वहीं पर थी पर भाग जाता था। बात समझ रहे हैं? किसके? औरंगजेब और, लिख लीजिए, औरंगजेब में। इधर कौन से था? चाइल्ड में। ठीक, ई आया सब, अब भगा दिया। तब सोचा का इसका सब जो बड़ा अधिकारी था, मीटिंग वोटिंग किया सब, कि रे हुआ कैसे? किया कौन? इसके बाद से कहा कि चलो माफ़ी मांगते हैं। तो एक नाम था जॉब चारनाक ना, जॉब चारनाक, इसका नाम याद रखिएगा। ये अच्छा काम किया था, ये डिप्लोमेट था, अच्छा समझौता करा, माफ़ी मांगा और माफ़ी मांगा और क्या किया? माफ़ी इसी तरह नहीं, 1.5 लाख रुपया जुर्माना, थोड़ा सा लड़ाई का, समझ रहे हैं? 1.5 लाख रुपया का लिया, जुर्माना लगाया। बात समझ रहे हैं? तो ये मैटर सुलट गया
ना। अब इसके बाद ये सब यहाँ शांत हो गया थोड़ा देर के लिए, ठीक, कि चलो भाई औरंगजेब है खतरनाक ना, कुछ हाथ पैर मारेंगे तो होगा बवाल। इसी तरह से रहते रहेगा, ठीक। नहीं मांगरा नहीं तो वहाँ का सूबेदार होता था बंगाल का भी ना, वो कौन था? अजीमुल शान ना। अजीमुल शान का था ये, वही 3 गांव दिया था 1698 में, इधर से 7 रहा 1698 में। यही घटना 1698 में हई चरनाक, समझ रहे हो? ये चरनाक ही बंगाल का सूबेदार ना, सूबेदार अजीमुल शान पढ़ाए होंगे उधर। ये कौन था? ये औरंगजेब का पोता था। यह नहीं रहता था बंगाल में, वो रहता नहीं था, मतलब ये बंगाल का था, मतलब बंगाल में नहीं रहता ज़्यादातर। उसी के बाद से बंगाल में उधर पढ़ाए होंगे कि मिल गया उसको मुका, किसको? मुर्शिद कुली खां को हथिया लिया। मगर इसी से इसको सब ये चरनाक इसको गुलामी उलामी करके अच्छा से बतिया के तारीफ क के पुराने ज़माने के अंग्रेजों राजाओं सबको ना 2 चीज़ बड़ा कर सकता, तारीफ। बतौर वो अपने लिए कवि रखता था, जब मन खराब होता था कहता कि सुनाओ हमारे तारीफ में। और सही में तारीफ किसी का कीजिएगा ना बड़ा अच्छा लगता है, डायरेक्ट टच करता है। अब मुंह पर कीजिएगा तो और, मगर समझदारी यहीं पे है कि जो आपके मुंह पर तारीफ करिए ना, सतर्क हो जाइए। तारीफ अगर आपका हो रहा है तो आपके मुंह पर नहीं, दूसरा किसी से मुंह से सुनिए। बात समझ रहे हैं? अगर कोई आपके मुंह पर आकर तारीफ करने लगे ना, टच करता है, मगर वो समझिए कि धोखा है। अरे हम अच्छा है तो हमारे मुंह पर कहने की क्या जरूरत है? दूसरे से कहो। हाँ, हमारे मुंह पर कह रहे हो इसका मतलब हमसे कुछ चाहिए, समझ रहे हैं? उसी को चाटुकारिता बोलते हैं। ऐसा ही कह के अजीमुल शान से ही सब ले लिया। 3 गो गांव मिल गया। कहाँ कहाँ? 3 गांव। सूती नाता 3 गांव। कौन कौन? सूती नाता आ कलिकता, ये गांव था। आ एगो गोविंदपुर। हम ये तीनों जगह गए हैं, ठीक। अब वहीं इस समय हाल ही के दिनों में गोविंदपुर, ठीक। इलिया कलकत्ता जो था वहाँ पे एगो किला बनाया, कलकत्ता नामक शहर बनाया। कलकत्ता में कौन किला? फोर्ट विलियम। यहाँ कलकत्ता शहर बसाया। कलकत्ता शहर पहले गांव था, और यहाँ फोर्ट विलियम नामक किला। बात समझ रहे हो? फोर्ट विलियम नामक किला बना दिया ये कलकत्ता में। किला कहने का मतलब चारों तरफ से घेर घार कर अपना सैनिक वैनिक सामान उमान रखता था सब, ठीक। इसका प्रशासक बनाया किसको? पूछता है चार्ल्स आयर को कि फोर्ट विलियम का प्रशासक कौन था? प्रशासक चार्ल्स आयर को बनाया। बात समझ रहे हैं? क्लियर है? दिख रहा है ना वीडियो में? यहाँ पे किला बना। यही जब फ्रांसीसियों के साथ युद्ध होगा ना, बात समझ रहे हो, तो फ्रांसीसियों के साथ युद्ध होगा तो यही किलवा पर ना सब किलाबंदी कर रहा था, अपना तोप ओप लगा रहा था। बात समझ रहे हैं? तो तोप जब लगा रहा था तो वही जाके फारूक सियर रोकेगा, देखेगा कि आप मेरे इलाके पर काहे कर रहे हो। तो उस सब का था कि फ्रांसीसियों के लिए, अरे तो वो वहाँ का शासक ना है, उसकी इजाज़त से उसे क्या पता हम ही पर हमला कर दो। तो उसी को गया था, मार उड़ का आया। वही जो है घटना हुआ था क्या चीज़ का? ब्लैक होल वाला। उसी के बाद हुआ क्या चीज़? पलासी। समझ रहे हो? यही घटना। तब तक ये सब इधर युद्ध लड़ रहा था फ्रांसीसियों के साथ, इधर युद्ध का अनुभव हो गया था। बात समझ रहे हैं? युद्ध का मतलब युद्ध लड़ रहे हैं तो उसके पहले आपका कोई अनुभव है युद्ध लड़ने का, बड़ा मायने रखता है। बात समझ रहे हैं? तो यही किलवा पर। बात समझ रहे हैं? अब देखिए 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो गई। तो अब देखिए यहाँ पे ये सब किला आ गया, यहाँ पे बना लिया
कलकत्ता में ये सब पहला किला कहाँ बनाया, ये बताइए। हैं कलकत्ता में 3 जगह मिल गया ना। अब कलकत्ता में ये पहला किला अपना मान लीजिए 1651 में हुबली में, कासिम बाजार कलकत्ता। देखिए यहाँ पे 1651 में पहला हुबली, इधर कासिम बाजार, कासिम बाजार, इधर कलकत्ता, ये सब का हो गया इधर, देख रहे हैं, यानी 3 जगह ये सब का मेन हो गया। अब ये जब मिल गया ना, उसके बाद औरंगजेब की 1707 में मृत्यु हो जाती है। तो ये तीनों यहाँ से इधर से कंट्रोल, ये ट्रायंगल बना दिया ये सब पूरा भारत में। अब ये तीनों को कंट्रोल करता था, और यही आगे चल के क्या हो जाएगा, इसी पर लगेगा, तीनों का अलग अलग गवर्नर एक्ट होगा, और उस पर क्या होगा कि रेगुलेटिंग एक्ट आएगा। अब बंगाल को हॉट स्पॉट बन जाता जाएगा, और यहीं से कंट्रोल करके इतने जितने ये सब राजे थे उन सबको जीतता चला गया। बात समझ रहे हैं। एक और घटना लिख लीजिए, ठीक, फारूक सियर वाला ना, फारूक सियर वाला, तब खत्म हो जाएगा। हाँ फारूक सियर वाला लिख लीजिए, ठीक। हाँ 1608 तक तो देख लिए, 1698 में कर लिया ना, 1698 देखिए घटना, देखिए ये घटना है कलिकत्ता, ये 1698 में मतलब मिल गया। आई सब का भाग देखिए कि 1707 में औरंगजेब मर गया बेचारा। औरंगजेब जब मर गया तो ये सब तो राजनीति देख ही रहा था, ठीक। दिल्ली में क्या हो रहा है वो पढ़ाई किए हैं कि उसके मृत्यु के बाद क्या तांडव हो रहा है राजा बनने के लिए, और सब वहाँ देख रहा है तीनों जगह से बैठ के कि क्या हो रहा है, चलो उचित टाइम का इंतजार कर रहा है। तो 13 में फारूक सियर बनता है, ठीक। कब बनता है? 13 में बनता है, 1713 में फारूक सियर, ठीक, ये बनता है और 1719 तक रहता है, 1719 तक, 13 से 19 तक रहता है, ठीक। ये दिया कब? 1715 में। 1715 में दिया नहीं, एगो मिसल आया था वहाँ से, मिसल उका, उसमें कितने लोग थे वो पूछता है, जॉर्ज सरमन हैमिल्टन और ख्वाजा सोहेद्रू। जॉर्ज हैमिल्टन, हैमिल्टन ना था जी, हैमिल्टन, सरमन, हाँ लिख लीजिए, जॉन सरमन, ये अध्यक्ष था ना, और एक ख्वाजा सोहिद्रू, ये 3 आदमी था, ठीक। ख्वाजा सोहिद्रू को इसलिए रखा था कि द्विभाषी साहब थे ना, ये आए किसके दरबार में, ये इसमें डॉक्टर कौन था? हैमिल्टन ही डॉक्टर था, सोहिद्रू, ठीक, ये डॉक्टर था। ये एगो फोड़ा से पीड़ित था फारूक सियर, वो फोड़वा ठीक हो गया, फोड़वा ठीक हो गया ना, तो ये सब ये कह दिया कि आप ये बंगाल वाला क्षेत्र में, ठीक, फ्री ट्रेड कीजिए। आज जिसको मैग्ना कार्टा कहा गया, आप लोग तेजी में हो इसलिए तेजी में बता रहे हैं, मुख, और ये क्या दे दिया? मैग्ना कार्टा। कौन दे दिया? फारूक सियर। मगर राजनीति आप समझने वाले समझ रहे होंगे, आपको तो ये पढ़ाया जा रहा है ना, राजनीति क्या है यहाँ पे? राजनीति देखो 1717 में कौन है उधर बंगाल में? हाँ 1719 में कौन है बंगाल में? बंगाल में अरे मुर्शिद को लिखा, वो किया है विद्रोह, ठीक, आयथी कर रहा है, उसके बाद वो चल रहा है, मतलब उधर से वो टैक्स कहिए दे रहा है वो शासन को। तो फारूक सियर सोचेगा कि ये बेचारा ठीक करिए दिया,
ठीक, अच्छा आदमी है ये है, और उधर से हमको दे नहीं रहा है, और आज न तक काल अलग हो जाएगा। हम कैसे बने हैं उसको भी तो पता होगा ना, इसको बनाया कौन है? हाँ, हम बने हैं, हमारा कुछ चलिए नहीं रहा है, ये सब अइबे किया है। तो सोचा होगा ना कि अंग्रेज सबको दे देते हैं और भोगे बंगाल वाले, हाँ वो अपने में लड़े, हमको तो इहो पैसा इन्हों से पैसा दिए जाता है, उधर से पैसा मिल जाता है। अब कब तक हम रहेंगे या ना रहेंगे कौन जानता है। हमारा सैयद बंधु हमारे सर पर लगा हुआ ही है। देखिए राजनीति समझने वाले को तो फोड़ा हो गया तो ठीक कर दिया, मगर आधिकारिक रूप से तो आएगा यही, मगर उस समय की परिस्थितियाँ राजनीति देखिएगा ना तो समझ में आ जाएगा कि आप भी रहते तो सोचते कि लड़वा देते हैं, क्यों दिया। हाँ, तो क्या कहा, ये 3 गो मैग्ना कार्टा में कहा। मैग्ना कार्टा पहला का कहा कि बंगाल में 300 रुपया वार्षिक पर फ्री ट्रेड कीजिए। बंगाल में कितना? 3000 वार्षिक फ्री ट्रेड कहते चाहिए रहा था कि मिल जाए किसी तरह ना। बंगाल, बिहार, उड़ीसा उस समय का था, उस समय का बंगाल, बिहार, झारखंड ले लीजिएगा ना, उड़ीसा। आप देख रहे हो है कितना, है देखो है कितना पर 3000 रुपये दिया था। ये सब सबसे उपजाऊ उस समय है हो था। बांग्लादेश ले लीजिए, है बिहार ले लीजिए, है ले लीजिए, उड़ीसा ले लीजिए, झारखंड ले लीजिए, है वाला बेल्ट और सबसे ज़्यादा उपजाऊ और सबसे ज़्यादा आय वाला था। हाँ, उसको कहा कि 3000 रुपया दीजिए और फ्री ट्रेड कीजिए आराम से। कलकत्ता में कहा ना, दूसरा में मैग्ना कार्टा में कि कलकत्ता में आप जमीन किराए पर ले सकते हैं। कलकत्ता में जमीन किराए पर आप ले सकते हैं, यही सब काम किया सब। और तीसरा कहा कि 10,000 रुपया सूरत वार्षिक पर सूरत में मुफ्त व्यापार कीजिए। 10,000, हाँ 10,000 वार्षिक लिख नहीं रहे हैं, वार्षिक सूरत में फ्री ट्रेड। आपको केवल बंगाल में मिलेगा ना, ये पहले पूरा पढ़िए, फ्री ट्रेड। अब देखो इसको क्या मिला है, 3000 रुपया ले रहा है उधर, मगर उससे ज़्यादा व्यापार होता था सूरत में, इसलिए 10,000 रुपया। ठीक, और कहा चौथा, देखो फ्री ट्रेड में खाली दिया का कहा है, ये फारूक सियर ये आया था ना, ये अंग्रेजों का उद्धार करने आया था, अब करके मर गया। बात समझ रहे हैं। ये क्या किया, देखिए बम्बई में एगो टकसाल कहा कि मान्यता दे देते हैं। टकसाल कहा रखा बम्बई में टकसाल। टकसाल बोले तो जानते हो क्या, सिक्का छापने वाला, तांबा चांदी का छापता था, मान्यता दे दिया। तांबा का और चांदी का ये सिक्का वो सब छापता था, इसको ये मान्यता दे दिया। अब मान लीजिए हम पैसा छाप रहे हैं, जैसे उस समय धातु मुद्रा होती थी, मान्यता दे दे भारत सरकार, हमको कौन रोकेगा? है ना, हमारा आरबीआई का चलेगा, सर वाला भी चलेगा। इस तरह से मान्यता दे दी, इतना सब कर दिया। इसको मैग्ना कार्टा कहा लोगों ने। बात समझ रहे हैं। इस तरह से ये पूरा सिनारियो समझ में आ गया। आपने क्या देखा कि पहले यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे, ये पूरा भारत को एक ट्रेंगल रूप में दे दिया। अब यहाँ से इधर को मैनेज करेगा, इधर से मैनेज, और यहाँ से जितने छोटे छोटे हैं उनको सबको इधर से क्या ये युद्ध होगा ना, इधर से मराठा वाला, इधर से यहाँ वाला, इधर वाला, ये सारे युद्ध के करते करते पूरा भारत हथिया लेगा। समझ रहे हैं, रहने देते हैं।